अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच एक छोटी सी लड़की की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। जनक, जो अभी कुछ दिन पहले तक अपनी मां की गोद में सुकून से सो जाया करती थी, अब न जाने कितनी अनजान आंखों के सामने सहन कर बैठी थी। डॉक्टर उसके खून की जांच करना चाहते थे, लेकिन जनक ने छोटे बच्चे की तरह डरते हुए कहा, नहीं, मुझे सुई नहीं लगवानी। दर्द होता है। उसकी आंखों में डर और दर्द की मिलीजुली परछाई किसी का भी दिल चीर सकती थी। लेकिन डॉक्टर ने नर्स से कहा, इसे पकड़ो, हमें ब्लड सैंपल लेना है। झनक ने जितना हो सकता था हाथ पांव मारे, चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिरकार जबरदस्ती उसे पकड़कर इंजेक्शन लगाया गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने जल्दी से पोंछ लिए ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके। ब्लड टेस्ट के बाद जब ब्रेन टेस्ट की बारी आई तो झनक ने फिर से मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। डॉक्टर ने उसकी हालत देख ऋषि को बुलाया। ऋषि आया, खड़ा रहा। उसकी आंखों में न कोई कोमलता थी, न कोई गुस्सा, सिर्फ एक बेरुखापन। उसने झनक को देखा और डॉक्टर से कहा, करो इसका चेकअप। उसकी आवाज में ऐसा ठंडा आदेश था कि झनक कुछ बोल ही न सकी। उसे लगा कि अब तो कुछ भी करना बेकार है। वह कांपती रूह के साथ टेस्ट कराने को मजबूर हो गई। जांच खत्म होने के बाद झनक ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। नर्स ने उसे केले और सेब दिए। फल लेते हुए उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न उन पुलिस वालों से भी पूछ ले जो उसे लेकर आए थे। शायद वो भी भूखे हों। यही तो थी झनक की खासियत, अपने दर्द में भी औरों की फिक्र। वह फल लेकर ऋषि के पास गई। ऋषि की नजर उसके माथे पर पड़ी। सिंदूर नहीं था। उसे गुस्सा आ गया। घर जाने से पहले ही सिंदूर मिटा दिया, नहीं तो घर वाले क्या सोचते। झनक ने मासूमियत से जवाब दिया, दीदी ने साफ कर दिया था मेकअप और सिंदूर। अब हम वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पहले थे। ऋषि को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने झनक को घूरते हुए चेताया, ड्रामा मत करना वहां। मैं जानता हूं तुम बहुत ड्रामा करती हो। फिर भी झनक ने उसके सामने केले रखे, खाइए ना। लेकिन ऋषि ने गुस्से में कहा, तुम ही खाओ, तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। झनक फिर से समझाने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी शादी नकली है, सिनेमा वाला ड्रामा है। फिर आप मानते क्यों नहीं? ऋषि मन ही मन सोचने लगा, घर जाकर कह दूंगा कि यह लड़की काम करने आई है। वैसे भी घर में एक नौकरानी की जरूरत है। झनक को उसकी ये बातें समझ नहीं आईं। उसने धीरे से पूछा, आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमारी गलती क्या है? उधर कोलकाता में ऋषि के परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ऋषि के साथ कौन आ रहा है और झनक नाम की तूफान उनकी दहलीज पर दस्तक देने वाली है। ऋषि जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था, लेकिन उसका इरादा झनक को अपनाने का नहीं था। वह तो अपने प्यार मून से मिलने के लिए बेताब था। उसने ड्राइवर से कहा, तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है। लेकिन जैसे कहते हैं न, जल्दी का काम शैतान का। तेज रफ्तार में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वह पेड़ से टकरा गई। हादसा भयानक था। एक पल को सब कुछ थम गया। गाड़ी की आवाज, हवा की सरसराहट और वक्त जैसे ठहर गया। जब होश आया तो चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे। गाड़ी का शीशा टूट चुका था और झनक के शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं। ऋषि को भी चोट लगी थी, लेकिन वह खुद की गलती मानने को तैयार नहीं था। देखो, मेरा ही सिर फूटा है। चला तो तुम रहे थे, उसने कहा। उसका यह अहंकार भरा लहजा सुनकर झनक को बहुत बुरा लगा। इस हादसे ने ऋषि को एहसास दिलाया कि वह एक ऐसी शादी में फंस गया है जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। उसका प्यार तो कोई और थी, मून। और झनक, वह तो बस एक गलती बन गई थी उसके लिए। लेकिन झनक के लिए यह सिर्फ एक और जख्म था। उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब वह ऋषि के घर जाएगी। कोलकाता पहुंचने पर ऋषि ने झनक को अपने ही घर में एक नौकरानी बनाकर रखा। वही झनक जिसे शायद कभी इस घर की बहू बनना था, अब सिर झुकाए हर काम कर रही थी। किचन साफ करना, कपड़े धोना, बुजुर्गों की सेवा करना। परिवार को बताया गया कि यह लड़की घर के काम के लिए आई है। ऋषि की बेरुखी और परिवार की अनभिज्ञता ने उसे एकदम अकेला कर दिया। उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा था।
साथ ही दूर सिमुलनी में बैठी उसकी मां नूतन भी बेचैन थी। उसे बेटी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को ढूंढेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। सिमुलनी से कोलकाता का सफर लंबा था, लेकिन एक मां के हौसले के आगे कोई दूरी मायने नहीं रखती। और झनक, वह रोज खुद को इस अनजान घर में नया साबित करने की कोशिश कर रही थी, अपने दर्द को छुपाकर, खुद को समेटकर। लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले दिन उससे उसकी पहचान, उसकी हिम्मत और उसका वजूद तक छीनने की कोशिश करेंगे। कोलकाता की उस अजनबी और तन्हा जिंदगी में जहां हर दिन झनक को खुद को साबित करना पड़ता था, उसकी आंखों में अक्सर एक ही चेहरा उभर आता, अपनी मां नूतन का। उसे अपने गांव के वो दिन याद आते जब वह खुलकर हंसती थी, मिट्टी में खेलती थी, सपनों के पंख लगाकर ऊंची उड़ान की कल्पना करती थी। लेकिन अब उसकी आजादी छीन ली गई थी, पढ़ाई बीच में छूट गई थी और उसकी असली पहचान कहीं खो गई थी। दिन रात की मेहनत और अपमान के बीच भी वह टूटती नहीं थी, लेकिन मां की याद उसे कमजोर कर देती थी। उधर सिमुलनी में बैठी नूतन अपनी बेटी की खबर पाने को बेचैन थी। जब उसे कहीं से भी जानकारी नहीं मिली तो उसने खुद को रोकना छोड़ दिया और कोलकाता जाने का फैसला कर लिया। पुलिस की मदद से जैसे ही वह ऋषि का घर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी बेटी झनक इस आलीशान घर में बहू नहीं, बल्कि नौकरानी की तरह रह रही थी और किसी को ये तक नहीं पता था कि झनक और ऋषि की शादी हो चुकी है। अपनी मां को सामने देखकर झनक खुद पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रो पड़ी, नूतन से लिपट गई जैसे सालों का दर्द बह निकला हो। ऋषि यह सब देख घबरा गया। उसने नूतन से कहा, कृपया आप यहाँ से चली जाइए, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। लेकिन नूतन अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, या तो मेरी बेटी को उसका हक दो और उसे इस घर की बहू बनाओ, या मैं उसे इस घर से लेकर चली जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को किसी के घर में नौकरानी बनकर नहीं रहने दूंगी। ऋषि के भीतर हलचल मच गई। वह जानता था कि जो हो रहा है वह सही नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बीच एक दिन झनक को घर की सफाई करते समय एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक छोटी बच्ची थी जो हूबहू उसी जैसी लग रही थी। उस बच्ची के हाथ में एक छोटा सा पिल्ला था और वह किसी पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। झनक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन वह तस्वीर जैसे उसके अतीत से कोई संकेत दे रही थी। उसी दौरान ऋषि के घर में एक नया मेहमान आता है, ऋषि की दूर की रिश्तेदार अर्शी, जिसकी बेटी मून से ऋषि शादी करने वाला था। अर्शी एक चालाक, आत्ममुग्ध और तेज औरत थी। जब उसने झनक को घर में नौकरानी के रूप में देखा तो उसे बहुत राहत मिली। वह झनक को नीचा दिखाने और ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने ताना मारा, तुम तो एक अनपढ़ गांव की लड़की हो, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है, शादी क्या होती है। झनक ने नर्म स्वर में जवाब दिया, प्यार और शादी दिल से होती है, पढ़ाई से नहीं। अर्शी यह सुनकर और भड़क गई और उसने झनक को तंग करना तेज कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जिसे झनक की मासूमियत धीरे धीरे छूने लगी थी, ऋषि की मां। उन्होंने देखा कि यह लड़की आम नौकरानी जैसी नहीं है। वह हर काम दिल से करती थी, बिना किसी शिकायत के। एक रात उन्होंने झनक को अपने पास बुलाकर उससे उसकी कहानी पूछी। झनक ने गांव, मां और संघर्ष की कहानी तो बताई, लेकिन शादी की बात छुपा ली। ऋषि की मां को उसकी कहानी ने झकझोर दिया। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। अर्शी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने झनक और ऋषि की मां के बीच गलतफहमी पैदा करने की कई कोशिशें की, लेकिन झनक ने कभी किसी की बुराई न की। एक दिन ऋषि के घर में एक भव्य फंक्शन रखा गया। सारे रिश्तेदार आमंत्रित थे। नूतन को जैसे ही यह बात पता चली, उसने तय किया कि यह सबसे सही मौका है जब वह अपनी बेटी के लिए आवाज उठा सकती है। वह वहां पहुंची और देखा कि झनक मेहमानों को खाना परोस रही है, नौकरानी की पोशाक में, सिर झुकाए। उसकी आंखें भर आईं। हिम्मत जुटाकर वह ऋषि के सामने गई और कहा, तुमने मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया। यह बहुत गलत है। ऋषि फिर से घबरा गया और बोला, प्लीज आप चली जाइए, सब कुछ बिगड़ जाएगा।
लेकिन नूतन ने सबके सामने सच्चाई खोल दी, यह मेरी बेटी झनक है और ऋषि से इसकी शादी हो चुकी है। यह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। पूरा हॉल जैसे सन्न रह गया। सभी रिश्तेदार चौंक गए। ऋषि की मां ने गुस्से में आकर पूछा, ऋषि क्या यह सच है? ऋषि चुप रहा। तब झनक ने आगे आकर कहा, हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। अर्शी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। ऋषि के घर में भूचाल आ गया था। अब कोई बात छुपी नहीं रह गई थी। इस सब के बाद घर की फिजा बदलने लगी। ऋषि की मां ने झनक को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन ऋषि के दिल में अभी भी मून बसी थी। झनक को यह समझ आ गया था कि ऋषि उसे नहीं चाहता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और दिन रात मेहनत करने लगी। उसकी कला धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी और वह एक मशहूर कलाकार बन गई। ऋषि, जो कभी झनक से पीछा छुड़ाना चाहता था, अब उसकी उपलब्धियों पर गर्व करने लगा। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह झनक के साथ अन्याय करता रहा है। एक दिन उसने झनक से माफी मांगी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, माफ कर दो। झनक मुस्कुराई और कहा, मैंने तो कभी आपसे नाराजगी रखी ही नहीं। झनक की कहानी, जो एक दर्दनाक हादसे से शुरू हुई थी, अब एक नई रोशनी में बदल गई थी। उसने अपने जीवन के हर संघर्ष को अपने आत्मबल से पार किया और आखिरकार उस घर में अपनी पहचान भी बनाई और ऋषि के दिल में भी। यही झनक थी, एक मासूम मगर मजबूत लड़की, जिसने अपने हक के लिए लड़ना सीखा और अपने सपनों को साकार किया।